Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 22, last session of chapter number 6, molecular basis of inheritance. Up to the previous session, DNA fingerprint का प्रिंसिपल क्या है, कौन से बेसिस पे वो काम करता है, वो सब हमने डिस्कस किया था. विद इन दिस सेशन DNA फिंगरप्रिंट की जो टेक्निक है, टेक्निक के अंदर कौन कौन से नंबर ऑफ स्टेप्स हमें इन्वॉल्व करने हैं वो डिस्कस करेंगे. So the technique of DNA fingerprint was initially developed by one scientist और उसका नाम था एलेक जेफरी. तो एलेक जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने DNA फिंगरप्रिंट की जो टेक्निक है वो आइडेंटिफाई की थी. He used a satellite DNA as a probe. अब आपको पता है बहुत सारे क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटा सा फ्रेगमेंट जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, तो उसको सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है. तो ऐसे सैटेलाइट डीएनए को यूटिलाइज किया था उसने एज अ प्रोब, एज अ रॉ मटेरियल. शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन, वेराइटीज दिखते रहती थी. तो एज अ प्रोब, एज अ रॉ मटेरियल उसने सैटेलाइट डीएनए को यूज किया था जिसके पास हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था. जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को बोला जाता है VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. की पर्टिकुलर सैटेलाइट डीएनए का जो सेगमेंट था उसके पास कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बहुत बार एक सीक्वेंस में रिपीट होते रहती थी. तो वो रिपीट होने वाले सीक्वेंस का नाम है VNTR और वो फ्रेगमेंट का नाम है सैटेलाइट डीएनए. उसका यूटिलाइजेशन किया था एलेक जेफरी ने एज अ प्रोब, क्योंकि उसके पास हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था. ओके, द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व्स द सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब. तो जो भी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स को एज अ प्रोब हमने यूज किया है उसको कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम लोग लेबल्ड कर देंगे ताकि लास्ट में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें वो काम में आ सके. सो ये टेक्निक सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक की ही नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व करती है. तो सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी पर्सन की बॉडी से डीएनए का आइसोलेशन करो. मीन्स आपको सेल का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक करके अंदर से डीएनए के फ्रेगमेंट को निकालना है. अब डीएनए का फ्रेगमेंट जैसे ही आप निकालोगे तो वो तो आपको एक लंबा सा थ्रेड दिखेगा. तो वो लंबे से थ्रेड को आप छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करोगे. सो डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट पे ये डीएनए के पीस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड किया जाएगा. चलो, अब आप उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड करोगे तो सभी साइज के आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. तो आपको वो फ्रेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू दैट साइज अरेंज करना हो, देन उनको ट्रीट करोगे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. कौन सी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज. तो फॉर दैट पर्पज आप लोगों को ऑलरेडी पता है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की टेक्निक यूज होती है जिसमें आप डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर जाएगा. तो डीएनए के जो बैंड है वो ये डायरेक्शन में मूव होंगे. सबसे पहले जो मिलेगा, नज़दीक जो मिलेगा वो सबसे लार्जर होगा और दूर जो मिलेगा वो सबसे स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा, ऐसा कंसिडर किया जाता है. चलो, तो ये करने के बाद जो भी आपको पैटर्न मिलती है, पैटर्न मतलब ऐसे अलग अलग बैंड आपको मिलेंगे, तो ये बैंड का ट्रांसफरिंग और ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, जितने भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले हैं सब आप एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर दो. जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन का नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज या तो नाइलोन. चलो, वो डीएनए के फ्रेगमेंट को आपने ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलोन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया. देन उसके बाद आपको क्या डालना है? पहले रेडी किया हुआ लेबल्ड VNTR प्रोब. तो आप जैसे ही प्रोब डालोगी और पहले ही डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे तो दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा कि भाई डीएनए के फ्रेगमेंट का A होगा तो VNTR का T उसके साथ जुड़ेगा और यहाँ का G होगा तो VNTR का C उसके साथ जुड़ेगा.
और आपने प्रोब को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लेबल किया, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से आप हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। सो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी नाम के मेथड मतलब फोटोग्राफिक इमेज जो है वो प्रोड्यूस की जाती है ये टेक्निक के थ्रू, बाय प्लेसिंग अ फिल्म इन कॉन्टेक्ट विथ अ स्पेसिमेन विच कंटेनिंग अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल हो उनके कॉन्टेक्ट में, या तो वो स्पेसिमेन को ये फोटोग्राफिक इमेज जनरेट करने के लिए यूज होने वाली टेक्निक, तो वो है ऑटो रेडियोग्राफी। तो अब पूरी मेथड आपको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहला मेथड, पहला स्टेप डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया, चलो तो ये आइसोलेटेड प्योरीफाइड डीएनए। देन स्टेप नंबर 2 रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू आपने डाइजेशन किया, ये आपको नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। ओके, स्टेप नंबर 3 उसको अकॉर्डिंग टू देयर साइज आप अरेंज कर दो, तो हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का टेक्निक। तो जो भी डीएनए के बैंड का पैटर्न मिला है वो पैटर्न को आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू मेम्ब्रेन, सदर्न ब्लॉट। या तो ये हो सकता है नाइट्रोसेलुलोज या तो हो सकता है नाइलॉन। ओके, उसके बाद सिलेक्टेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब, मतलब अब आपको क्या डालना है उसके ऊपर, VNTR जो सैटेलाइट डीएनए था। तो क्या होगा, डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन होगा। एंड देन ऑटो रेडियोग्राफी नाम के मेथड से आपको डीएनए के बैंड का पूरा पैटर्न आपको मिलेगा। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंट का टेक्निक। ओके, ये भी सेम टू सेम प्रोसेस है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। Okay, so VNTR, variable number tandem repeats, belongs to a class of satellite DNA which are referred as a mini satellite, क्योंकि उसके पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो एकदम शॉर्ट होगी। सो स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली, टेंडमली का मतलब है वन आफ्टर अनदर इन मेनी कॉपीज, तो इसलिए तो उसका नाम है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, कि अलग अलग नंबर में पर्टिकुलर सीक्वेंस एक के बाद एक अरेंज होकर के रिपीट होते रहती है। सो ये कॉपी नंबर जो है आर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल, कि भाई एक नंबर के क्रोमोसोम के अंदर पर्टिकुलर सीक्वेंस 50 बार रिपीट हो रही है, दूसरे के अंदर में भी पॉसिबल है 35 टाइम्स रिपीट होती होगी। सो नंबर्स ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म, एंड ये नंबर ऑफ रिपीट की वजह से ही तो कोई पर्सन को दूसरे पर्सन से सेपरेट कर दिया जाता है। सो एज अ रिजल्ट साइज ऑफ VNTR आर वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 किलोबाइट्स। तो VNTR की जो साइज है वो मैंने आपको बताया कि भाई वेरी डिग्री ऑफ हाई पोलीमॉर्फिज्म है, हर एक क्रोमोसोम के अंदर इसके कॉपी नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो वो रेंज ज़्यादातर 0.1 to 20 KB तक जा सकती है। Okay, consequently, after hybridization with VNTR probe, autoradiogram gives many bands of different size. तो अलग अलग साइज वाले बहुत सारे बैंड आपको मिलेंगे, जैसे ये आपको दिख रहे हैं बहुत सारे बैंडिंग। इवन आपको मैंने फर्स्ट जो मेथड दिया था वो मेथड के अंदर भी ये आपको बहुत सारे बैंडिंग्स दिख रहे हैं। तो ये ऑटो रेडियोग्राफ के थ्रू डीएनए के अलग अलग आपको बैंड के पैटर्न्स मिलते हैं। सो ये बैंड का पैटर्न क्या हमें डिस्क्राइब कर रहा है, दिस बैंड गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए, कि भाई कोई भी पर्सन की बॉडी से निकाले हुए डीएनए का बैंड का पैटर्न ये है। तो आप एक काम कर सकते हो कि भाई किसी दो पर्सन का डीएनए अगर आपको कंपेयर करना हो तो दोनों पर्सन के बॉडी से अगर आप डीएनए निकालो तो वो डीएनए को अगर आप एक सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो वो सीक्वेंस में भी पॉसिबल है, अगर दोनों पर्सन अलग अलग हैं तो आपको डीएनए का बैंड का पैटर्न कैसा दिखेगा, अलग अलग। So it always differ from individual to individual in an population, कि भाई पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कोई भी दो लोगों का डीएनए आप निकाल लो तो ऑलवेज डीएनए के बैंड का पैटर्न आपको अलग अलग मिलेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक मीन्स आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल है, ट्विंस है, उनका ठीक है, बाकी कोई भी दो पर्सन का डीएनए का बैंड का पैटर्न ले लो, आपको ऑलवेज वो सेम टू सेम ही दिखेगा। ओके, अब आपको एक केस दिया हुआ है कि कोई जगह पे चलो समझ लो मर्डर हो गया और वो मर्डर
मे भी पॉसिबल है ए या तो बी पर्सन ने किया हुआ है, पर ए या तो बी पर्सन ने किया हुआ है वो कंफर्म करना हो तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट नाम के मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि डीएनए मैंने ले लिया है इंडिविजुअल ए से और ये लिया हुआ है डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। अब पॉइंट ये है कि मर्डर का सीन, साइट सीन जो था, वो साइट सीन के पास एक हेयर का सैंपल मिला, तो वो हेयर का सैंपल इन दोनों में से किसी एक का, पर हमें एक्चुअल में 110% आइडेंटिफाई करना हो कि ये हेयर का सैंपल किसका है, तो फॉर दैट पर्पस हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट नाम के मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला है डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, सेकंड डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी एंड थर्ड जो है डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन सी। मतलब जो हेयर मिला था उसमें से मैंने डीएनए सेपरेट किया और उसका भी डीएनए का बैंड का पैटर्न मैं जनरेट करूंगा। चलो तो अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कोई भी पर्सन हो उसके पास एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा और एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है। तो एक लिया है क्रोमोसोम नंबर 7 का कंपैरिजन, दूसरा है क्रोमोसोम नंबर 2 का कंपैरिजन, तीसरा है क्रोमोसोम नंबर 16 का कंपैरिजन। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो वो कलर्स क्या है? VNTR है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स है। तो क्रोमोसोम नंबर 7 का पैटर्नल क्रोमोसोम है, उसमें 3 बार रिपीटेशन दिख रहा है, मैटरनल में 4 बार। यहां पे अगर आप काउंट करो क्रोमोसोम नंबर 2 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स रिपीटेशन दिख रहा है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स रिपीटेशन। क्रोमोसोम नंबर 16 की बात करो तो 1 2 3 4 5 टाइम रिपीटेशन है एंड 16 का मैटरनल क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स रिपीटेशन। ओके, इसके रिपीटेशन के नंबर कुछ इस तरह से। अब इंडिविजुअल बी के रिपीटेशन नंबर काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है। और क्रोमोसोम नंबर 7 का मैटरनल क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैटरनल क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड क्रोमोसोम नंबर 16 1 2 3 4 5 एंड 2। तो ये है VNTR का पैटर्न। अब ये क्रोमोसोम को हम लोग क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट नाम की टेक्निक से पूरा ऑटो रेडियोग्राफी से डीएनए के बैंड की पैटर्न बनाएंगे। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको दिख रही है ए पर्सन की और ये है पर्सन नंबर बी की। ओके, यहां पे आपको नंबर दिए हुए, तो वो नंबर किसके हैं? नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो टैंडम रिपीट्स में 1 से लेकर के 12 तक नंबर आपको मैंने अभी काउंट करवाए। तो जितने जितने रिपीट नंबर होंगे उसके हिसाब से ऑटो रेडियोग्राफी नाम की टेक्निक के थ्रू आपको अलग अलग बैंड के पैटर्न्स दिखेंगे। ओके, तो ए पर्सन के बैंड के पैटर्न्स अगर आप ले लो तो रेड कलर में 3 और 4 है, तो ये एक 4 के पास आपको दिख रहा है और एक ये 3 के पास। येलो कलर की अगर आप बात करो तो येलो कलर में एक है 7 और 8, तो ये रहा 7 और 8 का बैंड। और ब्लूइश कलर की अगर बात करो 5 और 10, तो ये रहा 5 पे और ये रहा 10 पे। वैसे ही बी पर्सन की बात करो तो बी पर्सन के अंदर रेड है 9 11, तो ये 9 और 11। येलो की बात करो 7 एंड 8, तो ये रहा 7 और अराउंड दी 8। एंड ब्लूइश की बात करो तो 2 एंड 5, तो ये रहा 2 एंड 5। चलो, ये बैंड के पैटर्न अब हमें मिल गई है। अब हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स किसका फाइंड आउट करते हैं? जो हमें क्राइम सीन से हेयर का सैंपल मिला था उसका। तो वो हेयर के सैंपल के लिए अगर आप काउंटिंग करोगे तो इसमें आपको दिख रहे नंबर ऑफ टैंडम 11, यहाँ पे 9। येलो की बात करो तो क्रोमोसोम नंबर 7 में 8 और 7, और क्रोमोसोम नंबर 2 के अंदर 5 एंड 2। तो वैसे तो यहां से ही पता चल जाता है कि जो हेयर का सैंपल मिला है वो और इंडिविजुअल बी पर्सन से लिया हुआ सैंपल दोनों एक जैसे ही है। तो यहाँ पे बैंड के पैटर्न्स देखोगे ना तो आपको वो ही मिलेंगे जो बी वाले पर्सन के थे।
तो सी और बी दोनों के बैंड के पैटर्न एग्जैक्ट सेम टू सेम है। तो इसके ऊपर से ये प्रूव हो रहा कि जो मर्डर सीन हुआ था वो क्राइम सीन से मिला हुआ जो हेयर का सैंपल है वो कंपलसरी पर्सन बी का है, इसलिए ये क्राइम पर्सन बी ने किया हुआ है। ऐसा ये मेथड से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय पीसीआर। तो आपको पता है पीसीआर मीन्स आर्टिफिशियली डीएनए का रेप्लिकेशन करने वाली एक मेथड है कि भाई ये टेक्निक की सेंसिटिविटी हमें बढ़ानी हो, पीसीआर को यूटिलाइज कर सकते हैं। So consequently, DNA from single cell is enough to perform the DNA fingerprinting analysis. कोई भी एक सेल अगर आपको मिल जाता है, then DNA fingerprint का एनालिसिस करना एकदम easy task है. So in addition to application in forensic science, it has much wider applications such as determining the populations and genetics diversities. कि भाई कोई भी पॉपुलेशन को डिटरमाइन करना या तो जेनेटिक डाइवर्सिटीज वेरिएशन कितना है वो डिस्कस करने के लिए भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस के अलावा। तो ह्यूमन हेल्थ की बात करो तो बहुत सारे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, ये सभी ह्यूमन डिजीज को डायग्नोस्ड करने के लिए। जस्टिस सिस्टम की बात करो तो रेप, मर्डर जैसे कोई केसेस है या तो पैटर्निटी डिस्प्यूट, एक ही बेबी है और उसको क्लेम करने वाले दो पेरेंट हैं तो ओरिजिनल पेरेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इवन स्टॉप द रिलेशन इन इनहेरिटेड डिजीज। समझ लो कोई डिजीज ऐसा है कि अगर रिलेशन होगा, रिलेशन रखेंगे देन आफ्टर वो डिजीज कंफर्म होने वाला है तो वो रिलेशन को स्टॉप करने की एडवाइस भी हमें ये डीएनए फिंगरप्रिंट से मिल सकती है। सो करंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज्ड टू जनरेट अ डीएनए फिंगरप्रिंट। जो आपको मैंने बताया था कि भाई VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स को एज अ प्रोब, एज अ सैटेलाइट डीएनए यूटिलाइज किया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन के डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज्ड हो करके पूरा एक ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डीएनए के बैंड का पैटर्न दे सके। सो ये था डीएनए फिंगरप्रिंट का टेक्निक। ओके, अब आपको दो डिफरेंस मैंने दिए हुए हैं। डिफरेंस नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। तो वैसे तो आपको पूरी प्रोसेस पता ही है, तो डिफरेंस एक्चुअल में क्या क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखोगे तो ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो न्यूक्लियस जैसा कुछ होगा ही नहीं। वेरेज यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो तो एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा, वेरेज यूकैरियोट्स के पास आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग नाम की प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। स्प्लाइसिंग का मतलब आपको मैंने बताया था इंट्रॉन्स को निकालना, एक्सॉन्स को जोड़ना, पर ये प्रोकैरियोट्स में जरूरत नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्लाइसिंग टू रिमूव इंट्रॉन्स एंड जॉइन एक्सॉन। लास्ट डिफरेंस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग एट द 5' एंड एंड टेलिंग एट द 3' एंड। क्योंकि अगर स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है तो कैपिंग और टेलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। बट यूकैरियोट्स की बात करो तो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जो था उसको 3' एंड पे टेलिंग और 5' एंड पे कैपिंग करेंगे ताकि हम एक्टिव mRNA का फॉर्मेशन कर सके। सो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। नेक्स्ट डिफरेंस है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में। ओके, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नो डाउट दोनों न्यूक्लियस में होंगे, बट टेक्स प्लेस इन द S फेज ऑफ सेल साइकिल। सिंथेसिस फेज में होता है सेल साइकिल के, और ट्रांसक्रिप्शन सेल साइकिल के कौन से स्टेज में होता है? G1 और G2। रेप्लिकेशन के लिए यूज होने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज। ओके, रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती है, फिर चाहे वो 5' टू 3' की ओर जा रही हो या 3' टू 5' की ओर जा रही हो। बट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आउट ऑफ 2 ओनली 1 इज एक्ट एज अ टेम्पलेट, और वो कौन थी? जिसकी स्ट्रैंड 3 to 5 की ओर होगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज आपको पता है 5 से 3 की ओर ही होगा, जो स्ट्रैंड का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड।
ओके, डीएनए के अंदर तो आपको एटीजीसी का कॉपी करना है, तो रेप्लिकेशन में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के सिंथेसिस करने के लिए यूटिलाइज होंगे, वेरेज यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड इन आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो एटीजीसी, पर यहाँ पे टी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एयूजीसी। ओके, रेप्लिकेशन के अंदर एंटायर जीनोम की कॉपी हो जाती है। दी एंटायर जीनोम मस्ट बी कॉपीड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जितना भी जीनोम है पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा। वेरेज ट्रांसक्रिप्शन की बात करो, ओनली अ पोर्शन ऑफ द जीनोम इज ट्रांसक्राइब्ड और कॉपीड इनटू द एमआरएनए, और ये एमआरएनए आगे जाकर के साइटोप्लाज्म में जाएगा ताकि वो पर्टिकुलर पीस का क्या हो सके, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर देखोगे तो थाइमिन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर एडेनिन इन अ डीएनए। तो डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन में कुछ ऐसा रिलेशन होता है कि भाई ए डबल बॉन्ड टी या तो टी डबल बॉन्ड ए, बट आरएनए की बात करो तो यूरासिल इज द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर एडेनिन। तो आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन में रिलेशन होगा यू डबल बॉन्ड ए या तो ए डबल बॉन्ड यू। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाला है, क्योंकि आप दोनों स्ट्रैंड को एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड यूज करोगे तब जाकर के आपको नई दो डॉटर स्ट्रैंड मिलेगी। तो वो 4 में से 2 तो पेरेंटल स्ट्रैंड ही है, वेरेज ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ऐसा कोई सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल यूटिलाइज्ड नहीं होता। सो ये था डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट as well as difference between the replication and transcription, as well as transcription within the prokaryotic cell or eukaryotic cell. Thank you very much. Jai Hind.